यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। उनकी खोज सफल हुई तो यूरेका यूरेका कहते हुए सड़क पर दौड़ने लगे। कहते हैं कि बिना वस्त्र के वो इतने उत्तेजित हो गए थे कि बिना वस्त्र के ही बाहर सड़क पर दौड़ने लगे। यूरेका का मतलब होता है मिल गया। तो आजकल यूरेका यूरेका राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं। एसआईआर के रूप में उनको लगता है कि उनको आखिरकार मुद्दा मिल गया 21 साल बाद। उनको लग रहा है ये ऐसा मुद्दा है जिस पर नरेंद्र मोदी की साख को खत्म किया जा सकता है, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकते हैं और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को संदेह के घेरे में खड़ा कर सकते हैं। अब ये उनका मानना है और उनको मानने का पूरा अधिकार है कि जो भी प्रयास करें। लेकिन मैं आज बात करूंगा गांधी परिवार की। राहुल गांधी इसे एसआईआर के बहाने इसको वोट चोरी का मामला बता रहे हैं। कर्नाटक की एक विधानसभा उदाहरण दिया, वो सब गलत साबित हो गया। लेकिन उससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको तथ्यों से कोई मतलब कभी रहा नहीं। उनको जो लगता है वो बोलते हैं। उनको लगता है कि ये अंतिम सत्य है, इसके अलावा तो कोई सत्य हो नहीं सकता, एकमात्र सत्य है ये। लेकिन गांधी परिवार का पूरा राजनीतिक जीवन वोटों की चोरी से भरा पड़ा है। राजनीतिक इतिहास जो है उनका या राजनीतिक विकास जो है इस परिवार का वोटों की चोरी से ही बना है। और ये कहानी आज से नहीं शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है 1939 से, 1939 से, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे। 38 में अध्यक्ष थे, 39 में फिर वो चुनाव मैदान में उतरे। गांधी नहीं चाहते थे। गांधी को हमेशा ये डर था सुभाष चंद्र बोस अगर आगे बढ़ेंगे तो नेहरू का कद छोटा हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस को वो नहीं चाहते थे कि लड़े, तो गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। समझिए, कहां पट्टाभी सीतारमैया, कहां सुभाष चंद्र बोस। उनको खड़ा किया, केवल उम्मीदवार नहीं बनाया। यहीं तक बात होती है तो भाई डेमोक्रेसी में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। बाकायदा अपील जारी की कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी। और कांग्रेस पार्टी की उस समय की आप समझिए किस तरह की राजनीतिक चेतना थी। पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया गांधी की अपील के बावजूद, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन में। लेकिन ये बात न गांधी जी के गले उतरी, न नेहरू के गले उतरी और न उनके समर्थकों के। तो चुनाव नतीजा आ चुका था तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते थे। उसके बाद जब वर्किंग कमेटी बनाने की बात आई तो पहले उसमें अड़ंगा डाला, फिर वर्किंग कमेटी बनी तो उसका विरोध किया। नेहरू जी बैठक में नहीं गए, उनके समर्थक नेता कई बैठक में नहीं गए और तरह तरह से उनको परेशान किया जाने लगा। तो नेताजी को समझ में आ गया कि अब कांग्रेस में रहना और आगे बढ़ना उनके लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अलग पार्टी बनाई और उसके बाद देश भी छोड़ दिया और देश से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। अकेले भारत के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने विदेश जाकर बड़ी फौज बनाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उन अंग्रेजों से जिनका द्वितीय विश्व युद्ध में भारत साथ दे रहा था। गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे वो भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करा रहे थे। किसकी लड़ाई? भारत की तो कोई लड़ाई थी नहीं, वो अंग्रेजों की लड़ाई। भारतीय क्यों लड़े, भारतीय क्यों उसमें बलिदान हो? लेकिन गांधी ने ये किया, उस समय ब्रिटिशर्स का समर्थन किया। लेकिन आज का मुद्दा अलग है। तो पहली वोट की चोरी तो ये हुई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जनतांत्रिक रूप से अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद काम नहीं करने दिया गया। फिर दूसरी वोट की चोरी हुई सितंबर 1946। देश का बंटवारा तय हो चुका था, आजादी की तारीख तय हो चुकी थी और कांग्रेस कमेटियों को प्रस्ताव भेजना था कि कांग्रेस अध्यक्ष 1946 में कौन होगा, क्योंकि जो 1946 में अध्यक्ष बनता कांग्रेस का वही अंतरिम प्रधानमंत्री बनता। तो जितनी प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थीं उन्होंने प्रस्ताव भेजा, एक को छोड़कर सबने सरदार पटेल के पक्ष में प्रस्ताव भेजा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव आया। एक प्रस्ताव में किसी के नाम का प्रस्ताव नहीं था। उस प्रस्ताव को आचार्य कृपलानी ने लौटा दिया, कहा नेहरू जी के नाम से प्रस्ताव भेजो।
लेकिन वो प्रस्ताव जब पहुंचा तब उसकी प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख निकल चुकी थी। अब कायदे से तो नेहरू की हार हो चुकी थी, लेकिन एक बार वोट की चोरी हुई और इस वोट की चोरी में मदद ली गई महात्मा गांधी की। वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। वर्किंग कमेटी में भी बहुमत सरदार पटेल के पक्ष में था। वहां बैठक में गांधी जी मौजूद थे, जो कांग्रेस के सदस्य नहीं रह गए थे। कांग्रेस के लिए वो एक मॉरल अथॉरिटी थे, उससे ज्यादा वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, पदाधिकारी नहीं थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो वहां मौजूद थे और वहां उन्होंने आचार्य कृपलानी से ड्राफ्ट करवाई एक चिट्ठी सरदार पटेल की ओर से कि मैं अपने को प्रधानमंत्री पद की रेस या कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से हट रहा हूं। उसके बाद उसे उस प्रस्ताव की प्रति जो थी उसे बढ़ा दिया गया सरदार पटेल की ओर। सरदार पटेल चुप रहे तो गांधी जी ने कहा कि दस्तखत करो। सरदार पटेल ने दस्तखत कर दिए। इस तरह से सरदार पटेल की वोट की चोरी करके नेहरू पहली बार अंतरिम प्रधानमंत्री बने। ये वोट चोरी की यात्रा कोई आज की नहीं है, लंबी परंपरा है और इस परिवार का राजनीतिक अस्तित्व ही वोट की चोरी पर टिका हुआ है। दूसरी बार वोट की चोरी हुई आजादी के बाद। 1949 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था। सरदार पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन को खड़ा किया उनके विरोध में, क्योंकि नेहरू को लगता था कि ये सांप्रदायिक व्यक्ति है पुरुषोत्तम दास टंडन। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये सरदार पटेल ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने उनके खिलाफ आचार्य कृपलानी को खड़ा किया। आचार्य कृपलानी चुनाव हार गए, पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ये कहता है कि जो जीत गया वो जब जो कार्यकाल है वो पूरा करेगा, उसमें काम करेगा। फिर वही कहानी दोहराई गई जो नेताजी के साथ हुई थी। पहले वर्किंग कमेटी बनाने में दिक्कत पैदा की गई, बन गई तो नेहरू ने वर्किंग कमेटी की बैठक में जाने से मना कर दिया, उनके साथ और कई लोगों ने मना कर दिया, यानी वर्किंग कमेटी को डिफंक्ट बना दिया। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को समझ में आ गया कि उनको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करने दिया जाएगा। इसी बीच में दुर्भाग्य से सरदार पटेल का निधन हो गया। पुरुषोत्तम दास टंडन को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये तीसरी बार वोट की चोरी हुई। जो अध्यक्ष बना था उसको काम नहीं करने दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हमारी मर्जी के मुताबिक अध्यक्ष नहीं बना था। उसके बाद नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो कांग्रेस अधिवेशन में और कार्य समिति में तय हुआ कि वहां कार्य समिति में अधिवेशन में तय हो जाता था कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो तय हुआ कि एस निजलिंगप्पा, जो कर्नाटक के वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के भी राष्ट्रीय नेता थे, तय हुआ कि वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नेहरू ने अपनी मौजूदगी में इस प्रस्ताव को बदलवाया और कहलवाया, किससे? यूएन ढेबर से कहलवाया कि अगली अध्यक्ष इंदिरा गांधी बनेंगी। और नेहरू ने इसका कोई विरोध नहीं किया। ये नहीं कहा कि पहले ये तय हो चुका था। उस बैठक में सबसे ज्यादा चकित कोई व्यक्ति था तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। उन्होंने कहा कि ये कब तय हो गया, किसने तय किया, किस मंच पर तय हुआ, किस बैठक में तय हुआ। और जब उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नेहरू जी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि इंदिरा बिल्कुल ठीक है और उसको जिम्मेदारी मिलेगी तो उसका मन ठीक होगा। तो इंदिरा गांधी का मन ठीक करने के लिए उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ये वोट की चौथी चोरी थी। पांचवी चोरी का जो है संबंध आज जो एसआईआर का विरोध हो रहा है उससे जुड़ता है। क्यों आखिरकार राहुल गांधी बांग्लादेशी घुसपैठियों और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या का साथ दे रहे हैं? उनको वोटर बनाना चाहते हैं। जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका परिवार ये कर चुका है। सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी 1968 में हुई। 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में आ गया। तब तक उन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ी नहीं थी और मतदाता बनने की अनिवार्य शर्त है कि आप भारत के नागरिक हैं। सोनिया गांधी नागरिक नहीं थी लेकिन मतदाता बन गई। उनका पता था एक सफदरजंग रोड, जहां पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में रहती थी।
इस पर बड़ा हंगामा मचा कि जो भारत का नागरिक ही नहीं है वो मतदाता सूची में उसका नाम कैसे आ सकता है, तो नाम हटाया गया। फिर 1983 में जो समरी रिवीजन हुआ जनवरी में, उसमें फिर उनका नाम शामिल कर दिया गया, तब भी वो इटली की नागरिक थी। और उसके बाद अप्रैल 1983 में पहली बार सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी, भारतीय नागरिकता ली उन्होंने। और उससे पहले एक और काम हो चुका था, आपको याद होगा संजय गांधी ने एक कंपनी बनाई थी, मारुति नाम की कार बनाने जा रहे थे। ये मारुति नहीं जो जापान के सहयोग से बनी, और उसमें सोनिया गांधी उस कंपनी में निदेशक थी। किसी भी भारतीय कंपनी में निदेशक होने के लिए जरूरी है आप उस देश के नागरिक हो, यानी भारत के नागरिक हो। सोनिया गांधी नागरिक नहीं थी, तब तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली थी। जाहिर है कि यह कंपनी 1980 से पहले ही बनी थी, क्योंकि 1980 में तो विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो चुकी थी। तब तक सोनिया गांधी भारत की नागरिक थी नहीं, लेकिन वो निदेशक बन गई एक भारतीय कंपनी में। क्यों? क्योंकि ये पुश्तैनी राज समझ रहे थे, ये राजशाही चला रहे थे कि हमारे ऊपर कौन सवाल उठाएगा। तो एक सवाल तो यही उठता है, 1968 से 1983 आप जोड़ लीजिए कितने साल होते हैं, 15 साल। 15 साल तक सोनिया गांधी राजीव गांधी से शादी के बाद भी उन्होंने भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली, इसका जवाब आज तक नहीं आया। और जो इटली का नागरिक होता है उसको यह अधिकार होता है कि वो 2 देशों का नागरिक बन सकता है, एक से अधिक देशों का नागरिक बन सकता है, तो उसकी इटली की नागरिकता बरकरार रहेगी, वो स्वतः खत्म नहीं होती। जैसा भारतीय कानून है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती है। तो सोनिया गांधी मतदाता बन गई बिना नागरिक बने, कंपनी में निदेशक बन गई बिना नागरिक बने। तो ये बातें उन लोगों को समझ में नहीं आती कि इसमें गलत क्या है। जो हम लोग कर रहे हैं, यानी गांधी परिवार कर रहा है, वो गलत कैसे हो सकता है, वो कानून विरुद्ध कैसे हो सकता है। और वोट चोरी का एक किस्सा तो मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। विशंबर दास टंडन जो है डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे उत्तर प्रदेश के, 1952 का चुनाव था, रामपुर से मौलाना आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ हिंदू महासभा के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए लगभग 20,000 वोटों से। नेहरू को पता चला, उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जो मुख्यमंत्री थे उनसे कहा कि जो मौलाना को हारना नहीं चाहिए, उनको जिताओ। उन्होंने कहा चुनाव नतीजे की घोषणा हो चुकी है, उन्होंने कहा ये सब हम नहीं जानते, अगर ये रिजल्ट नहीं बदलेगा तो आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो पंत जी ने टंडन जी से कहा कि डीएम रामपुर से बात कीजिए और नतीजा बदलवाइए। डीएम को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो घोषणा खुद ही कर चुका हूं नतीजे की, और हिंदू महासभा के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, विजय जुलूस निकाल रहे हैं। तो यह कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी नौकरी नहीं रहेगी। तो जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनको बुलवाया डीएम ने और कहा कि मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए आपका बलिदान दे रहा हूं। और आपको मालूम है कि 1952 का जो चुनाव था उसमें कोई जो है चुनाव चिन्ह नहीं होता था, हर उम्मीदवार के नाम का एक बक्सा होता था। बैलेट पेपर लीजिए आप, उसको मोड़कर उस बॉक्स में डाल दीजिए, वो उस उम्मीदवार का वोट हो गया। तो विपक्षी उम्मीदवार के बक्से से मतपत्र निकालकर मौलाना आजाद के बक्से में डाला गया और उनको विजयी घोषित कर दिया गया। ये है वोट की चोरी। और ये एक उदाहरण इसलिए है, विशंबर दास टंडन खुद इसमें शामिल थे और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, किताब का नाम है गांधी नेहरू देश का दुर्भाग्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस तरह से 52 का चुनाव जीता गया। देश के विभाजन के कारण जनता में नेहरू के प्रति बहुत नाराजगी थी। तो अगर वोट की चोरी नहीं होती कि तो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की नेहरू के नेतृत्व में 52 में सरकार बनती भी। लेकिन सत्ता हाथ में थी, नेहरू प्रधानमंत्री थे, राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो जो चाहते थे मनमाना किया। तो वोट चोरी इनके स्वभाव का स्थायी भाव है। फिर 1999 में आ जाइए,
सोनिया गांधी और कांग्रेस के पास जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई, बहुमत नहीं था, लेकिन बहुमत की संख्या के सदस्यों का नाम लेकर, सूची लेकर सोनिया गांधी सरकार बनाने का दावा करने पहुंच गई। कलाम साहब ने ऐसा होने नहीं दिया, वो राष्ट्रपति थे और उसमें जो है भूमिका मुलायम सिंह यादव की भी थी, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। लेकिन आप देखिए, वोट न होते हुए भी, बहुमत न होते हुए भी सरकार बनाने का दावा लेकर, चिट्ठी लेकर पहुंच गई सोनिया गांधी। तो ये थी सत्ता लालसा जिसने वोट की चोरी कराने पर मजबूर किया कि आपका बहुमत नहीं है, आपके पास इतनी संख्या नहीं है कि सरकार बनाने का दावा पेश कर सकें, फिर भी सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंच गई। 2004 की बात अलग है, उस समय जो है कलाम साहब ने किसी और विषय के संबंध में जो है, उसके बारे में पहले बता चुका हूं इसलिए दोहराऊंगा नहीं, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री 2004 में भी बनना चाहती थी। वो मिलने गई राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति भवन से उनको चिट्ठी मिल चुकी थी, सरकार बनाने का न्योता मिल चुका था, जिसे बाद में कलाम साहब ने वापस लिया। अब आज तक इस बात के बारे में पूरी सच्चाई कोई नहीं जानता कि सोनिया गांधी अब भी इटली की नागरिक हैं या नहीं। सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो ये साबित करे कि सोनिया गांधी ने इटली की नागरिकता छोड़ दी है। अब आइए राहुल गांधी पर। राहुल गांधी एक ब्रिटिश कंपनी में निदेशक बने। उस देश का भी कानून है कि आप किसी ब्रिटिश कंपनी में निदेशक तभी बन सकते हैं जब उस देश के नागरिक हो। तो ये कहा जाता है कि जो फॉर्म भरा उन्होंने कंपनी के निदेशक बनने के लिए, उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई। तो अगर ब्रिटिश नागरिक हो गए थे तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। मामला कोर्ट में चल रहा है। ये याचिकाकर्ता का दावा है कि ये ब्रिटिश नागरिक बन गए थे, इसलिए इनकी नागरिकता खत्म की जाए भारत की। अब भारत सरकार क्यों चुप है इस पर, क्यों इस सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहती, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों की नागरिकता को लेकर एक संदेह तो है। इसलिए ये लोग जो घुसपैठिए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनको मतदाता सूची में उनका नाम शामिल कराने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन ऐसा जिसका कोई जन समर्थन नहीं है। कर्नाटक का मामला उठाया इतनी मेहनत करके, राहुल गांधी ने 21 साल के अपने संसदीय जीवन में इतनी मेहनत नहीं की होगी, वो भी फुस निकल गया। उसमें पलीता लगाने का काम उन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने कहा। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ये मतदाता सूची तो हमारी सरकार के समय बनी थी, और उसके अलावा जो जो उदाहरण उन्होंने दिए वो सब गलत साबित हुए। मंगलवार को प्रियंका वाड्रा सहित कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता एक मिंती देवी की फोटो के साथ टी शर्ट पहनकर गए कि उनकी उम्र जो है 124 साल है और उनको पहली बार मतदाता बना हुआ दिखाया गया है। और मिंती देवी कह रही हैं कि मेरी उम्र 35 साल है और मेरा नाम, मेरी फोटो का इस्तेमाल क्यों हुआ। तो किसी की निजता का आपने हनन किया। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों की नागरिकता खुद संदेह के घेरे में है, उन लोगों की ओर से अगर ये कोशिश होती है कि जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाए, तो बात समझ में आती है। क्योंकि वो दरअसल उन लोगों को नहीं बचा रहे हैं, वो उनका कोर वोट है, वोट देते हैं। लेकिन जहां पर वो वोटर हैं, बड़ी संख्या में वोटर हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप त्रिपुरा देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए। सिर्फ एक राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी का जनाधार और संगठन है, वो है असम। जिन लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, दरअसल उसके पीछे असली उद्देश्य है अपने परिवार को बचाना, कि ये विदेशी मुद्दे की आंच गांधी परिवार तक ना आए, इसकी कोशिश है। असली कारण एसआईआर के विरोध का यह है, वरना एसआईआर के विरोध का कोई आधार ही नहीं है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधार का भी कोई आधार नहीं है। आधार सिटीजनशिप को साबित नहीं करता। और ये आधार के एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 9 में कि ये भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है आधार कार्ड होना। लेकिन कानून को अगर नहीं मानना है आपको, तो आप
कैसे इससे मान लेंगे? तो वोट चोरी का ये जो मुद्दा है, ये दरअसल दो कारणों से चलाया जा रहा है, गांधी परिवार और राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस की ओर से। एक, अपनी हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए, भागने के लिए कि हम चुनाव हारते नहीं, हमको हरवाया जाता है वोट की चोरी करके। सवाल यह है कि 2014 में कैसे बीजेपी को बहुमत मिल गया? आप ही की सरकार थी। लेकिन इसका जवाब नहीं देंगे कभी। अगर फर्जी वोट बनते हैं और इस तरह से वोट बनते हैं तो फिर आप चुनाव कैसे जीतते हैं? इसका जवाब नहीं देंगे। तो एक कारण तो यह है कि अपने परिवार को बचाना है, दूसरा हार की जिम्मेदारी से भागना है कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर यह सवाल न उठे कि आप चुनाव जिताने की क्षमता नहीं रखते। और जो संसदीय जनतंत्र में जो नेता चुनाव जिताने या वोट दिलाने की क्षमता नहीं रखता, वो नेता होने लायक नहीं है, पूरी तरह से उसके अयोग्य है, जो राहुल गांधी बार बार साबित कर चुके हैं। 3 बार चुनाव हार गए, लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो अब कोई बहाना बचा नहीं। शुरू में ईवीएम को निशाना बनाया, आजकल आप सुन रहे हैं ईवीएम का नाम कहीं कि ईवीएम मैनिपुलेट करके जो है मोदी जीत गए, भाजपा जीत गई। अब कम से कम ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई है कि भाई तुम निर्दोष हो, तुम अब स्वतंत्र हो। अब हमला है मतदाता सूची पर, उसके जरिए देश के निर्वाचन आयोग पर, क्योंकि निर्वाचन की, चुनाव की जो शुद्धता है, जो वैलिडिटी है, वो निर्वाचन आयोग के कामकाज पर निर्भर करती है। तो उसी को संदेह के घेरे में खड़ा करो कि यही जो है बेईमानी करते हैं। तो अभी तक तो किसी ने माना नहीं, जनता कोई सड़क पर उतरी नहीं उनके समर्थन में। आज अगर राहुल गांधी दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आवारा कुत्तों के बारे में, उस मुद्दे पर सड़क पर निकले तो उनके साथ 2, 4, 5 हजार लोग खड़े मिल जाएंगे। लेकिन बिहार जाएं और एसआईआर के विरोध में कोई प्रदर्शन करें तो इतने लोग भी नहीं मिलेंगे। ये स्थिति है। बिहार देश का राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है, राजनीति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। उसे मालूम है किस मुद्दे का समर्थन करना है और किसका विरोध करना है। इसलिए इस मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस बिहार के चुनाव में मुंह की खाने वाले हैं, ये आप अभी से मान लीजिए, वरना नतीजे आने के बाद मान लीजिएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।